सीपीएस को बचाने की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो वो भी तो आपको लेकर यही कहते हैं कि जयराम ठाकुर भी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं, बावजूद उसके कहते रहते हैं सरकार आज जाएगी कल जाएगी। वो तो कह रहे हैं, मान तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे हैं। देख, कुर्सी के पीछे तो आपके ही पार्टी के लोग पड़े हुए हैं, आपकी कुर्सी के पीछे, उसकी चिंता आप जरूर करें, बाकी हमारी चिंता छोड़िए। इनसे कह देता है कि आपके ही लोग कुर्सी के पीछे पड़े हैं, तो क्या आपके संपर्क में अभी भी लोग चल रहे हैं? नहीं, संपर्क में है चाहे नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के संपर्क में बहुत लोग नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, ना पहले पता लगा ना आगे पता लगने का। पिछले दिनों आपने इस्तीफे का जिक्र किया था, उप मुख्यमंत्री पिछले कल कह रहे थे कि जनता जानती है बड़बोला कौन है, जिनके लोगों के अपने ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है वो हमें सलाह देते हैं इस्तीफे की। जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेहनत की थी, परिश्रम किए थे, वो चीज़ उनको हासिल नहीं, उसका दर्द उनको है। मैं उनको कहूँगा कि कम बोलें और कम से कम इस बात को लेकर के सुख जी से सीखने की कोशिश करें। भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलना है, कब तक मिल जाएगा और क्या प्रदेशाध्यक्ष जयराम ठाकुर की पसंद का होगा? कि मानवीय दृष्टिकोण ही इस व्यवस्था परिवर्तन में जो है वो समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री विपक्ष को लेकर यही सलाह देते रहते हैं कि विपक्ष को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सवाल ये है, क्या आपने मुख्यमंत्री को कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करने का प्रयास किया कि मैंने पिछले दिनों एक अधिकारी का भी मसला उठाया था जो आपके असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जांच चल रही है, हटा दीजिए, आपने क्या अभी तक हटाए? डॉक्टरों के एनपीए का ही मसला है, क्या आपने बात की मुख्यमंत्री से? किसकी सलाह पर काम करते हैं ये अभी तक जानना बड़ा ये शोध का विषय बन गया। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहा है। साफ और स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य इन दिनों खुद में ही ठीक नहीं है। चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई, एक कैंसर रोगी जो था उसकी मृत्यु हो गई इस कारण से कि इंजेक्शन नहीं मिल पाया। आप अपनी नज़रों में दोषी किसे मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को? देखिए, दोषी तो सरकार है। एक तरफ से स्वास्थ्य की सुविधाओं देने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत हमारे सामने इस वीडियो के माध्यम से आई है, जो एक बेटी ने जिन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु की सारी वो दास्तान सुनाई, जाह्नवी करके जो बेटी है जिसका वीडियो आजकल वायरल हुआ पड़ा है, उसने अपनी पीड़ा उस पर जाहिर की है। और एक तरफ से हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि 6 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट फ्री होगा, बिना पैसे के उनका इलाज होगा। मुख्यमंत्री जी, जो घोषणाएं होती हैं वो पूरा करने के लिए होती है, ताली पीटने के लिए नहीं। और कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदमी के ज़िंदगी का जहाँ सवाल है वहाँ ऐसी घोषणाएं मत करके मेहरबानी करें जो जिनसे जो है वो ताली तो पीटी जा सकती है लेकिन आदमी की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती है। जाह्नवी ने अपने पिताजी की पीड़ा को एक वीडियो के माध्यम से जो जाहिर किया है, 1 साल से वो कैंसर के पेशेंट थे, ट्रीटमेंट चल रहा था और हिमकेयर में एम्पैनलमेंट थी। हिमकेयर में एम्पैनलमेंट होने के बावजूद जो है उनको जो ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन जो लगना था उस इंजेक्शन के लिए उपलब्धता वहाँ पर नहीं थी, तो कहा कि इसमें पैसे नहीं है, हिमकेयर में पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको अगर लगाना है तो बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जब तक रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा करके उसका इंतज़ाम किया तब तक के लिए पिता नहीं रहे। ऐसी घटना एक तो हमारे सामने आई है, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं हो गई होंगी जिन घटनाओं का बयान कहीं भी देखने को नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जाहिर नहीं किया। उनके परिवार का सदस्य चला गया, पीड़ा के बीच में चीख पुकार के बीच में ज़िंदगी चले गई, वो उसकी लाश लेकर के वापिस चले गए, घर चले गए। कितने लोगों की ज़िंदगी, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी इस तरह से जो है वो जो चले गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार का एक जो व्यवस्था परिवर्तन का एक नज़ारा जो हम देख रहे हैं कि मानवीय दृष्टिकोण ही इस व्यवस्था परिवर्तन में जो है वो समाप्त हो गया है। आज हिमाचल प्रदेश में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो उपलब्ध नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि आपके सीटी स्कैन के एमआरआई के लिए 3-3 महीने की डेट लग रही है। पुरानी मशीन सीटी स्कैन की बंद पड़ी हुई है, नई मशीन अभी तक खरीद नहीं पाए हैं।
आप पैट स्कैन की घोषणा पहले बजट में मुख्यमंत्री जी किए हुए हैं, लेकिन पैट स्कैन का इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा बना करके, बिल्डिंग बना करके गए थे। 2 सालों से अभी तक MOU साइन नहीं हो पाया। पैट स्कैन की सुविधा पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देने की बात कही थी, पूरे जिला मुख्यालय में जितने भी हमारे हॉस्पिटल सब में देने की बात कही थी। आपके IGMC में एक हॉस्पिटल में पैट स्कैन की शुरुआत आप कर नहीं पाए हैं। आप हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर की भर्ती पिछले 2 साल में एक डॉक्टर की भर्ती नहीं कर पाए हैं, जबकि हमने 500 डॉक्टर की पोस्टें बजट प्रोविजन के साथ पोस्टों की क्रिएशन करने के साथ जो है शुरू की थी। 300 पोस्टें एक साथ भरी। जब से हिमाचल बना है सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती एक साथ हुई तो 300 भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 200 पोस्टें बची थी जिनमें तब तक लिए चुनाव आ गया और आपको वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, वो आपने पूरी की नहीं। अभी तक डॉक्टर एक भर्ती हुआ नहीं। आज हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर को जो NPA मिलता था वो आपने बंद कर दिया। प्राइवेट प्रैक्टिस की उनको जो है अनुमति है नहीं। आज हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर ट्रेनिंग करने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए जब आता है तो उसके लिए जो है वो स्टाइफंड मिलता है, वो स्टाइफंड डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में 800 नर्सें जो हमारी केंद्र सरकार के NHM के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत पोस्ट हैं, वो भर्ती होनी थी, उसकी प्रक्रिया आप शुरू नहीं कर पाए। वो भर्ती अभी तक आप नहीं कर पाए, उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तो केंद्र सरकार का पैसा है। आखिरकार आप करने क्या चाह रहे? तो आपने तो कहा था कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक संस्थान स्वास्थ्य का ऐसा होगा जहां MRI की व्यवस्था होगी, जहां CT स्कैन की व्यवस्था होगी, ये आपने कहा था, जहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी। अरे MRI CT स्कैन की तो बात छोड़िए, एक जगह भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास जो है वो जो अल्ट्रासाउंड करने वाला जो है वो जो वहाँ पर आदमी नहीं है, जो ट्रेन जो उसके लिए चाहिए होते हैं वो नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो झूठ जितना बोलना था अपने 2 साल के कार्यकाल में आपने बोल लिया। अब आप पर से भरोसा उठ गया और भरोसा उठने के साथ साथ में मैं ये कहूँगी सरकार इतनी जो संवेदनशील होना चाहिए था उसमें इतनी असंवेदनशील हो गई है जिसकी कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। कि कुछ संस्थान आपने गिनवाए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे, आपने डॉक्टरों की भी बात की, आपने NPA की भी बात की। मुख्यमंत्री विपक्ष को लेकर यही सलाह देते रहते हैं कि विपक्ष को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सवाल ये है, क्या आपने मुख्यमंत्री को कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करने का प्रयास किया कि मैंने पिछले दिनों एक अधिकारी का भी मसला उठाया था जो आपके असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जाँच चल रही है, हटा दीजिए, आपने क्या अभी तक हटाए? डॉक्टरों के NPA का ही मसला है, कि आपने बात की मुख्यमंत्री से? देखिए, हमने मुख्यमंत्री के सामने अलग से बात करने का तो कोई मतलब नहीं। हमने विधानसभा के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ तो उस वक्त भी कहा था, अभी विंटर सेशन था उस वक्त भी हमने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका ऐसा है कि जो सलाह देते हैं उसके विपरीत वो काम करते हैं। अब हमारी तो बात छोड़िए, हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन आप इस बात को भी तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनके चुनाव से पहले जो है वो 10 गारंटियां दे रखी थी। और ये मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जो इनके राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ पर गारंटियां दे रखी हैं उसके विपरीत काम कर रहे हैं। गारंटी ये दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में फ्री की तो बात छोड़िए, हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति आ गई कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ सब्सिडी को भी छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं बड़े आदर्शवादी बन करके कि मैं छोड़ रहा हूँ आप भी छोड़िए। मुझे भी कह रहे हैं विचार करेंगे, लेकिन पहली बात आप बताएं, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारी गैस है LPG गैस है, सक्षम लोग जो है वो उस पर सब्सिडी छोड़े ताकि गरीब लोगों तक भी हम गैस का सिलेंडर पहुंचा सकें, क्या आपने छोड़ी? एकमात्र विधायक ने शायद हिमाचल प्रदेश में छोड़ी थी और उनकी पार्टी हाईकमान ने एक्सप्लेनेशन की थी। यह आदर्श कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, अपने आप शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी तो सत्य है कि अगर आपने छोड़ने की बात कही तो पहली बात तो इस बात को हमको स्पष्ट करी, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी वो सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, कुर्सी को
हासिल करने के लिए कही थी। इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह देने का कोई प्रश्न बनता नहीं है। 5 लाख नौकरियां इनके राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ पर कहा गारंटी दे रखी, और यहाँ 2 साल से खाली पड़े पद जो है सारे समाप्त करने की नोटिफिकेशन हो गई। और 2 साल से खाली पद का मतलब है 2 साल से खाली पद का मतलब कि 1.5 लाख नौकरी समाप्त हो गई हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जो करते हैं वो सलाह के विपरीत करते हैं। यही बात अधिकारी कहते हैं, यही बात कांग्रेस के नेता कहते हैं, कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि जो सलाह हम देते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। मुख्यमंत्री तो किसकी सलाह पर काम करते हैं ये अभी तक जानना बड़ा ये शोध का विषय बन गया हुआ है। मुख्यमंत्री तो आर्थिक परिस्थितियों की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक परिस्थितियों में थोड़ी समस्या है, इसलिए सब्सिडी की बात मैं कर रहा हूं। आपकी सरकार जो है 85,000 करोड़ का कर्जा हम पर छोड़ के गई, हम उसमें भी लगे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान यहाँ तक कह देते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चुनावी वादे थे उनको पूरा करने की स्थिति में हम भी नहीं हैं और जो अगली सरकारें आएंगी वो भी नहीं होंगी। लेकिन पहली बात तो यही बात है कि क्या उस वक्त आपको जानकारी नहीं थी? आप राजनीतिक क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं आए थे। आपके नेता हिमाचल प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता पहले से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को समझते थे, जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने गारंटियां दी। तो प्रश्न तो पहले ये बनता है कि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटी दी है। अगर झूठी गारंटी दी है तो पूरा करने का दायित्व तो आपका है, उनको पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं कर सकते कम से कम एक काम तो कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप पूरे प्रदेश की जनता से माफ़ी मांग लीजिए कि भाई ये गारंटियाँ दी थी, ये बस से बाहर की है, ये नहीं हो सकती है, और इसलिए अब प्रदेश में ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसके कारण मुझे आपके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ टैक्स नहीं लगाए। सीमेंट के रेट में 1 हफ्ते में 2 बार इंक्रीज हो गई। ना मुख्यमंत्री उस बात को स्पष्ट करने की स्थिति में है, ना उप मुख्यमंत्री अपनी बात को स्पष्ट करने की स्थिति में। अदरवाइज कांग्रेस की जब विपक्ष में थे, अब हम सत्ता में थे, उस वक्त चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे क्या सांठ गांठ है, हिमाचल में सीमेंट बनता है और पंजाब में सस्ता मिलता है, हरियाणा में सस्ता मिल रहा है, जहाँ बनता है सीमेंट बनता है वहाँ महंगा है। आज हम उनसे पूछते हैं, मुख्यमंत्री से पूछते हैं, उप मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आपकी सरकार में सीमेंट के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी 1 हफ्ते में 2 बार इंक्रीज हो गई। तो इसका कोई जवाब है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसलिए ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना, सत्ता को सिर्फ चलाने का काम, इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, इनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं। आदमी की जिंदगी रहे चाहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं। कुर्सी रहनी चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए। आपने हिमाचल प्रदेश में सीपीएस को 2 वर्ष तक ढोया। पूरी आर्थिक स्थिति में अगर यहाँ पर कठिनाई थी तो आप आदर्श स्थापित करते कि सीपीएस में जो मैंने संविधान के अनुरूप नहीं बनाए हैं, मैं इनको जो है वापिस करता हूँ, उनको उनकी नियुक्ति को रद्द करता हूँ। कोर्ट में, हाई कोर्ट में 10 करोड़ रुपए आपने यहाँ खर्च करा, 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ खर्च किया, और 10 करोड़ से ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में खर्च करने पर, एक पेशी का 2 करोड़ रुपए वहाँ पर वकीलों को दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन गरीब बेटी का पिता चला गया, बीमारी की पीड़ा के दौर में से उसको झेलते झेलते इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में आपका सोचना नहीं है, आपको उसकी परवाह ही नहीं है। ये इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण मैं समझता हूँ कि ये चिंता का विषय है। आप सीपीएस को बचाने की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो वो भी तो आपको लेकर यही कहते हैं कि जयराम ठाकुर भी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं, बावजूद उसके कहते रहते हैं सरकार आज जाएगी कल जाएगी। वो तो कह रहे हैं, मान तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे हैं। देखिए, मेरी बात उनको सुननी चाहिए, मेरी उनको सलाह है। हमें सत्ता की आवश्यकता नहीं है इस तरह से, जिस तरह से आप सोच रहे हैं। सत्ता आती रहे जाती रहे, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, लेकिन कुर्सी के पीछे तो आपके ही पार्टी के लोग पड़े हुए हैं, आपकी कुर्सी के पीछे। उसकी चिंता आप जरूर करें, बाकी हमारी चिंता छोड़िए।
विपक्ष भी इतना कॉन्फिडेंस से कह देता है कि आपके ही लोग कुर्सी के पीछे पड़े हैं, तो क्या आपके संपर्क में अभी भी लोग चल रहे हैं? नहीं तो संपर्क में हैं चाहे नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के संपर्क में बहुत लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, ना पहले पता लगा ना आगे पता लगने की स्थिति में। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कुछ नेताओं की जुबानी बड़ी जग जाहिर रही है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हों, प्रेम कुमार धूमल हों, महेंद्र सिंह ठाकुर हों, या फिर कौल सिंह ठाकुर हों, या फिर जगत सिंह नेगी और जयराम ठाकुर हों, या फिर मुकेश अग्निहोत्री जयराम ठाकुर हों। पिछले दिनों आपने इस्तीफे का जिक्र किया था। उप मुख्यमंत्री पिछले कल कह रहे थे कि जनता जानती है बड़बोला कौन है, जिनके लोगों के अपने ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है वो हमें सलाह देते हैं इस्तीफे की। देखिए, ऐसा है कि उनके बारे में अब क्या बोलना है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने मेहनत की थी, परिश्रम किए थे, वो चीज़ उनको हासिल नहीं, उसका दर्द उनको है, उसकी पीड़ा है, और इस पीड़ा से निजात नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इलाज है। और सही मायने में ये हकीकत है, क्या उप मुख्यमंत्री ने हज़ारों लोगों की उपस्थिति में जब 2 साल का जश्न इनका चल रहा था वहाँ ऐलान नहीं किया था कि अगर पेंशन नहीं मिली है एचआरटीसी के कर्मचारियों को तो मैं इस्तीफा देता हूँ? और पेंशन जब बोल रहे थे उस दिन नहीं मिली थी, उसके दूसरे दिन पेंशन उनको देनी पड़ी। उनको लगा कि कहीं सही में ये मामला कोई बड़ा गंभीर ना बन जाए। अभी भी 15 तारीख बीतने तक जो है हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पाई थी। और जहां हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बात छोड़िए। आप हिमाचल प्रदेश में कौन सा महीना ऐसा है जब आप समय पर पेंशन दे पा रहे हैं, सैलरी दे पा रहे हैं? अधिकांश 2 साल के कार्यकाल में सैलरी पेंशन आपकी जो निर्धारित समय से बाद मिली है। ये आप अगर विभाग को आप समझते हैं, विभाग में अगर आप बैठ करके उसको चला रहे हैं तो उस बात की जानकारी हासिल कर लें। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैंने रिजल्ट की जो बात कही थी उसकी तो हमने सब कमेटी से अप्रूवल दे दी है, कैबिनेट में मामला जाना है, महीने के अंदर अंदर मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं बंद कमरों से बयान नहीं देता, जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, पत्थर पे लकीर की तरह कहता हूँ। गलतफहमी हो गई है उनको, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये डंके की चोट कहने वाले, उनकी ना इस प्रकार की पीछे की जो है वो इनका इतिहास रहा है। जो कुछ भी बोलते हैं सपने देखते थे और वीडियो बना करके उसको जारी करते थे, और यही दौर अभी भी है। तो मैं उनको कहूँगा कि कम बोलें और कम से कम इस बात को लेकर के सुख जी से सीखने की कोशिश करें कि कम बोलें। अब जब कोई प्रश्न सामने से इस तरह से है जिस प्रश्न में का उत्तर देने में आपको कठिनाई है तो धन्यवाद करिए उनकी तरह, जैसे मुख्यमंत्री जी करते हैं। आपको बोलना ज़रूरी नहीं है, जो भी बोलते हैं जब भी बोला उनने वो उनके लिए आफत बनी है ज़्यादा बोलना। तो इसलिए मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरी उनका विपक्ष की है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। हर गलत काम पर बोलना है, हर गलत नीति पर बोलना है, हर जन विरोधी नीति पर बोलना है। मुझे कैसे रोक सकते हैं? आपके फैसले अगर सही होते हम कब बोलते? आपके फैसले अगर जन विरोधी होंगे, आपके काम करने के तौर तरीके ऐसे होंगे जो जनहित में नहीं है, आपके सरकार के काम करने के तौर तरीके ऐसे होंगे कि लोगों की जिंदगी चल रही है लेकिन संवेदना नाम का एक शब्द नहीं है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं अनेक बार बोलेंगे। तो इसलिए हमें मत दीजिए सलाह, मेहरबानी करके। आपकी सरकार है और जब सरकार होती है तो कम बोलना ही उचित रहता है। आपकी बातों का एक मतलब ये भी निकाला जाए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आपस में ही उलझे हुए हैं? ना उसी में उलझे, उससे बाहर निकल नहीं पड़े। प्रदेश कहाँ जा रहा है इसकी तो उनको जानकारी ही नहीं रहती है, ना एक को है ना दूसरे को है, आपस में उलझे हुए हैं, उस उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे। मुख्यमंत्री तो भाजपा को लेकर भी बात कह रहे हैं, भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है, भाजपा ए, भाजपा बी, भाजपा सी, भाजपा जयराम, भाजपा बिंदल, भाजपा अनुराग। कोई नहीं, भाजपा एकजुट है और एकजुट होकर के आपका सामना करेगी, मुकाबला करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 गुट है तो आज सरकार भंग करिए, चुनाव कराइए, मालूम पड़ेगा 10 सीटें हिमाचल प्रदेश में नहीं आएंगी, ये स्थिति होगी। एक व्यक्ति ने पिछले दिनों ऊना में सरकार के मुखिया के साथ साथ सरकार के कई अन्य अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेन देन के भी आरोप थे। प्रियंका गांधी को एक बड़े पैमाने पर बंगला गिफ्ट करने की भी बात हुई।
बावजूद उसके विपक्ष ने उस विषय को उठाया नहीं, क्या कारण था? ये देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में से चीज़ें उसमें चल रही हैं। अब हम चाह रहे हैं कि एक बार इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई है वो सामने आ जाए, वो सारी हकीकत आ जाए, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेवजह बोलना भी मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में से क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से उठाएंगे। भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलना है, कब तक मिल जाएगा और क्या प्रदेशाध्यक्ष जयराम ठाकुर की पसंद का होगा? देखिए, वो मेरा पसंद का अध्यक्ष वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता मेरी पसंद का है। कोई भी कार्यकर्ता बनेगा वो मेरे पसंद का बनेगा। पसंद का मतलब भारतीय जनता पार्टी मेरी पसंद है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अध्यक्ष बनेगा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। जिस तरह से हमने पहले कहा कि इन दिनों मसला गूंज रहा है हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि विपक्ष कह रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की अपना ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।